बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताएंगे बाजार में आज कैसा रहा एक्शन और कल शेयरों में कहां है आपके लिए कमाई के शानदार मौके। आप भी हमसे सवाल पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप करें हमें 9582226666 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फेसबुक पर @ZBusiness ऑनलाइन और ट्विटर पर @ZBusiness पर अपने सवाल जरूर भेजिए। #बाजार आज @ZBusiness ऑनलाइन और ट्विटर पर @ZBusiness पर अपने सवाल जरूर भेजिए। #बाजार आज और कल लिखकर। आज हमारे साथ आपकी कल की तैयारी कराने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी शो में शामिल होंगे। इसके अलावा मेरे साथ एक और खास मेहमान प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर हैं। अविनाश जी, आपका करते हैं शो में स्वागत हम। और बिजनेस रिसर्च टीम से मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं अरमान नाहर, जो बताएंगे कल के अहम ट्रिगर्स। बातचीत आगे बढ़ाएं उससे पहले आज के बाजार पर एक नजर डाल लेते हैं। तो आज मंथली एक्सपायरी के दिन हमने देखा बाजार में निचले स्तर से आई शानदार रिकवरी और कारोबार के अंत में निफ्टी 144 अंक चढ़कर 16,170 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं सेंसेक्स 503 अंक उछलकर 54,252 के लेवल पर हुआ बंद। बैंक निफ्टी भी 755 अंक उछलकर 35,100 के करीब बंद हुआ। मेटल, बैंक, फाइनेंस और आईटी शेयरों में हमने देखा आज थी सबसे ज्यादा तेजी। तो बाजार में शानदार रिकवरी आई कहां से और क्यों आई है, समझते हैं एडिटर्स टेक में अनिल जी से। वायदा कारोबार की मई सीरीज का आज था आखिरी दिन और मई सीरीज की एक्सपायरी के दिन, और न सिर्फ इस सीरीज बल्कि हर सीरीज के एक्सपायरी के दिन उम्मीद रहती है, आशंका रहती है कि बड़ा एक्शन होगा बाजार में। एकदम वैसा ही आज भी हुआ। ग्लोबल मार्केट्स के संकेत अच्छे थे, हम खुले थोड़ी मजबूती के साथ। खुलते ही धीमे 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 नीचे आना शुरू हुए और नीचे आए तो भी ऐसे कि 16,000 भी तोड़ा और 15,900 तक पहुंचे मिड सेशन में, और वहां पर काफ़ी वक्त बिताया। काफ़ी कमज़ोर ट्रेडर्स थे। कैश मार्केट के स्टॉक्स में बिकवाली 2-3 दिनों से चल रही थी, वो भी भरपूर हुई, इंडेक्स में भी हुई, और मिड सेशन हमने ऐसे ही टाइम पास किया। 2 बजे बाद जो चाल बदली वो देखने लायक थी। अच्छा, इन सब के बीच में बैंक निफ्टी सुबह से मजबूत था और एक भी बार दिन में लाल निशान में गया नहीं और अपनी मजबूती 34,500 के आसपास बनाने में कामयाब रहा। हुआ ये कि मिड सेशन के बाद 2 बजे के बाद जो रिकवरी लौटी निफ्टी में वो कमाल की थी। पहले 16,000 पार किया, 16,100 भी पार किया, 16,200 तक भी पहुंचे और उसके बेहद करीब जाकर हम हुए बंद। तो बहुत ही शानदार रिकवरी वाला सेशन आपको दिखा आखिरी 1.5 घंटे में। दमदार खरीदारी, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा मजबूत, कहीं ज़्यादा तेजी बैंक निफ्टी में नजर आई। बैंक निफ्टी 34,800 के आसपास पिछले 2 हफ्तों से अटका पड़ा है, ऊपर उससे पार नहीं निकल पा रहा था। आज न सिर्फ 34,800 पार किया, 35,000 भी पार किया, 35,100 के बेहद करीब जाकर बंद हुआ। तो शानदार जबरदस्त ब्रेकआउट बैंक निफ्टी में आता दिख रहा है। लीडरशिप वहीं से आती दिख रही है और निफ्टी उसके पीछे पीछे, यानी कि एक बहुत ही बेहतरीन एक्सपायरी, बहुत ही बेहतरीन क्लोजिंग देखने को मिली। और दूसरी बात एक और, सुबह जिस तरह का माहौल था, गिरने वाले शेयर इतने ज़्यादा, कैश मार्केट के स्टॉक्स में इतनी ज़बरदस्त बिकवाली, और दोपहर के बाद पूरी तस्वीर बदलकर आपको ऐसे ढेरों शेयर मिल जाएंगे जो सुबह लोअर सर्किट पर थे और 3:30 बजे अपर सर्किट पर। तो मूड माहौल पूरा यू टर्न लेकर आज क्लोजिंग के वक्त बहुत ही शानदार। इससे आप उम्मीद कर सकते हैं कि जून की सीरीज़ के लिए और कल के लिए संकेत थोड़े से बेहतर। इस पूरे माहौल को बदलने में काफ़ी कुछ योगदान डाउ फ्यूचर्स का भी रहा। हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त 75 पॉइंट ऊपर ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। तो ओवरऑल अच्छे ग्लोबल संकेतों के बीच हल्के बाजारों में शॉर्ट कवरिंग के चलते निचले स्तरों से शानदार रिकवरी वायदा कारोबार की मंथली एक्सपायरी के दिन। आइए अब एफआईआईज और डीआईआईज के डेटा पर भी एक नजर डाल लेते हैं। एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में की है 1,597 करोड़ रुपए की बिकवाली। तो डीआईआईज यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों की तरफ से करीब 2,906 करोड़ रुपए की खरीदारी के आंकड़े सामने आए हैं। प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर हमारे साथ है, हमारे आज के खास मेहमान। अविनाश जी, चलिए, कम से कम गुरुवार का दिन, मंथली एक्सपायरी का दिन बाजार के लिए काफी शानदार रहा और बहुत दिनों के बाद हमने एक शानदार रिकवरी देखी। क्या ये रिकवरी आगे भी जारी रहने के आसार लग रहे हैं आपको? बाजार के पास ऐसा सपोर्ट है? इनफैक्ट स्वाति, मुझे लग रहा है कि आज के बाजार में जो नोटवर्दी पॉइंट थी वो अनिल जी ने सही कहा कि बैंक निफ्टी एक बहुत ही अच्छी रिकवरी देके बंद हो चुका है, जो बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि
बैंकिंग एक बहुत बड़ा सेक्टर है मार्केट्स के लिए, क्योंकि करीबन 30-35% निफ्टी बैंकिंग स्टॉक्स का कंस्टिट्यूट है। तो ये डेफिनेटली एक अच्छी बात रही कि बैंक निफ्टी ने अच्छा उछाल दिखाया, और ओवरऑल हमको लग रहा है कि सेकंड हाफ जो आज का सेशन था, इसमें अच्छी खासी बाइंग डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड से हुई है, काफ़ी अच्छी खरीदारी हुई है लोअर लेवल्स पे। तो ये बात डेफिनेटली पॉजिटिव रहेगी, और मुझे लग रहा है कि ये ट्रेंड आपको शायद कल के सत्र में भी देखने को मिलेगा। हालाँकि यूएस का जीडीपी डेटा आज रात को आएगा, कितना आता है, किसका कैसे इम्पैक्ट होगा, वो हमको बाद में देखना पड़ेगा। बट ओवरऑल जो सेंटिमेंट है, वो मेरे ख्याल से काफ़ी पॉजिटिव है, और कल भी हमको लग रहा है कि शायद मार्केट्स अच्छे मोमेंटम में चलना चाहिए। ओवरऑल बैंक निफ्टी के ही पॉजिटिव रुझान होगा, तो मार्केट और भी अच्छी तरह से ऊपर जाएगा। तो बाजार के पास पॉजिटिव मोमेंटम के पूरे आसार नजर आ रहे हैं, अविनाश जी की राय है ये। और अगर पोजिशनल व्यू किसी को रखना हो ऐसे बाजार में अविनाश जी, तो कौन से स्टॉक पर आप खरीदारी की राय दे रहे हैं? हमको पीएसयू बैंक में स्वाति एसबीआई पसंद है। आज एसबीआई ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है, करीबन 469 पे ये स्टॉक बंद हो चुका है। लेकिन हमको लग रहा है कि करीबन 8 से 10 दिन का अगर कोई नजरिया लेता है, तो यहाँ पे और थोड़ी बढ़त पॉसिबल है। करीबन 490 495 का एक टारगेट पॉसिबल लग रहा है 8 से 10 दिनों के लिए। यहाँ पे करीबन 456 का आप स्टॉप लॉस लगाइए, और मुझे लग रहा है कि फंडामेंटली एज वेल एज एक शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे एक पोजीशन ली जा सकती है, अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। तो एसबीआई मेरी पोजिशनल पिक रहेगा, स्टॉप लॉस 456 और टारगेट 490 टू 495। एसबीआई में पोजिशनल व्यू रखने की सलाह दे रहे हैं, खरीदारी की सलाह एसबीआई में अविनाश गोरक्षकर की तरफ से। आइए अब कुछ स्टॉक्स पर चर्चा कर लेते हैं, और ऐसे स्टॉक जिनके आए हैं नतीजे। इनफैक्ट नतीजों से पहले हम आपको बताएं न्यूज बेस्ड जो स्टॉक आज रहे वो कौन से रहे। बीपीसीएल हमने देखा अविनाश जी, विनिवेश की प्रक्रिया को सरकार ने वापस ले लिया है, और अब कंपनी के विनिवेश पर कुछ समय बाद ही दोबारा विचार किया जाएगा। तो अब ऐसे में बीपीसीएल में खास तौर पर क्या स्ट्रैटेजी रखने की आप सलाह देंगे? बीपीसीएल का स्टॉक में स्ट्रेटेजिक सेल नहीं हुआ है, वो डेफिनेटली एक बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है, लेकिन मार्केट्स इसका अनुमान ऑलरेडी पहले से लगा चुकी थी। आज ऑफिशियली गवर्नमेंट ने कहा है कि वो अभी इसको इस प्रक्रिया को कैंसल कर रहे हैं, और आगे उसके विचार के लिए बाद में आगे सोचेंगे। तो मुझे लग रहा है कि नियर टर्म में स्वाति ऐसा कोई बड़ा ट्रिगर स्टॉक के लिए नहीं है। मुझे लग रहा है कि जो निवेशक स्ट्रेटेजिक सेल के लिए ये स्टॉक ये खरीदा था, वो शायद थोड़ा बहुत इनको अभी और एक 3-6 महीने के लिए वेट करना पड़े। नंबर्स की बात करें तो मुझे लग रहा है कि नंबर्स में भी इस बार चौथी तिमाही में कोई बड़ी इंप्रूवमेंट आई नहीं है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें कोई फ्रेश खरीदारी ना करें, जिनके पास है वो होल्ड करें। बट ऐसा कोई ट्रिगर नहीं है, अर्निंग्स का ट्रिगर नहीं है, प्लस ये स्ट्रेटेजिक डाइवर्समेंट का ट्रिगर नहीं है। तो इसको फ्रेश निवेश मेरे ख्याल से तभी करें जब अर्निंग्स रिकवरी आती है, या ये स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट में कोई फ्रेश इनफ्लो आता है, तो होल्ड करें बट फ्रेश निवेश ना करें। फ्रेश निवेश के लिए इंतजार कर सकते हैं बीपीसीएल में, जिनके पास है उनको होल्ड करने की सलाह अविनाश जी की तरफ से। हिंडाल्को पर करते हैं चर्चा। क्वार्टर 4 के नतीजे आए हैं, जो मुनाफा है वो बढ़ा है, 1928 करोड़ से बढ़कर 3851 करोड़ पर पहुंचा है। हिंडाल्को का मुनाफा कंसोलिडेटेड आय है वो भी बढ़ी है, 40,507 करोड़ से बढ़कर आई है 55,760 करोड़, और मार्जिन जो है वो घटा है, 13.9% से घटकर पहुंचा है 13.1% पर। कैसे लग रहे हैं आपको हिंडाल्को के नतीजे अविनाश जी, और क्या स्टॉक में स्ट्रैटेजी रहे अब? मुझे लग रहा है कि नंबर्स डेफिनेटली काफी स्टेबल है। इनफैक्ट अगर हम पर एबिटा टन अगर एल्यूमिनियम बिजनेस की देखें तो बहुत ही अच्छा नंबर आया है, मार्केट के अनुमान से काफी सिग्निफिकेंट है, और कॉपर के डिवीजन ने भी अच्छा मुनाफा कमाया। मेरे ख्याल से जो मार्जिन का थोड़ा बहुत कटौती आया है वो मार्केट के इनलाइन एक्सपेक्टेशंस पे है, क्योंकि ग्लोबली एल्यूमिनियम प्राइसेस थोड़े से वीक हो चुके थे। अल्कोआ जो बड़ा एल्यूमिनियम का प्रोड्यूसर है, उन्होंने भी वीक कमेंट्री दी थी। मेरे ख्याल से जो वॉल्यूम ग्रोथ आएगा, जो ग्रोथ कमेंट्री आएगी, और प्लस आगे के महीनों के लिए कंपनी का क्या आउटलुक है, वो मेरे ख्याल से आगे स्टॉक को ड्राइव करेगा। मेरे ख्याल से अभी फ्रेश खरीदारी ना करें, पर जिनके पास है वो होल्ड करें, क्योंकि मेटल सेक्टर में हमको लग रहा है कि आने वाले 1-2 क्वार्टर्स प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी चैलेंजिंग रहेंगे। तो यहाँ पे वो खतरा रहेगा, तो होल्ड करें बट फ्रेश निवेश ना करें। हिंडाल्को में फ्रेश खरीदारी न करने की सलाह अभी अविनाश जी की तरफ से, जिनके पास है उनके लिए बने रहने की सलाह। आगे बढ़ते हैं, अब भारत डायनेमिक्स के क्वार्टर 4 नतीजों पर चर्चा करें। मुनाफा 260 करोड़ से बढ़कर 264 करोड़ रुपए पहुंचा है। आय में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है, 1137 करोड़ से बढ़कर हुई है 1381 करोड़ रुपए। मार्जिन में हालांकि यहाँ पर घटा है, मार्जिन 30.29% से घटकर हुआ है 29.26%। भारत डायनेमिक्स क्या रहेगी राय?
देखिए यहाँ पे एक बात जो इंटरेस्टिंग है वो हमने देखी है कि कामकाजी मुनाफा 17% बढ़ा है, लेकिन जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो मोर और लेस फ्लैट है। तो हमको लग रहा है कि इस बार शायद डेप्रिसिएशन और टैक्सेशन में ज़्यादा आउटगो होने के कारण प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फ्लैट है। लेकिन ओवरऑल एबिटा ग्रोथ को देखते हुए मुझे लग रहा है कि डेफिनिटली इसमें अच्छी खासी अपसाइड आ सकती है। कंपनी के पास 6,000 करोड़ के ऊपर के ऑर्डर्स है और डिफेंस एक ऐसी स्पेस है जो हमको लग रहा है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग थीम आगे भी चलेगी। तो कल अगर होपफुली अगर स्टॉक में थोड़ी बहुत गिरावट आती है ये रिजल्ट्स के बाद, तो मेरे ख्याल से थोड़ा-सा एक्यूमुलेट करने का मौका मिलेगा। स्टॉक काफ़ी छोटे समय में भाग चुका है, तो अगर गिर करेक्शन आती है, तो स्वाति इसको खरीदने का मौका समझना चाहिए। हमको लग रहा है कि आने वाला साल दैट इज़ FY 23 इनके लिए बहुत बेहतरीन रहेगा। तो बाय ऑन डिक्लाइन की स्ट्रैटेजी रहेगी अगर कल नतीजों के बाद थोड़ा बहुत सेल ऑफ आपको देखने को मिलेगा। भारत डायनेमिक्स में बाय ऑन डिक्लाइन की स्ट्रैटेजी रखने की सलाह अविनाश जी की। आइए अब कुछ कॉलर्स के सवाल शामिल करते हैं शो में। कोलकाता से संदीप साहू हमें सवाल पूछ रहे हैं और इनका स्टॉक है टोरेंट फार्मा। 80 शेयर इनके पास है, उनकी खरीद है टोरेंट फार्मा पर 2,750 रुपए की। टोरेंट फार्मा में खास तौर पर नतीजों के बाद 10% का उछाल देखा गया और वायदा का टॉप गेनर भी बना और कंपनी ने 1:1 बोनस शेयर देने का भी ऐलान किया है। तो संदीप जी क्या करें इसमें टोरेंट फार्मा में, अविनाश जी? आई थिंक डेफिनेटली इन्होंने अच्छे एंट्री प्राइस पे बाय किया है। मुझे लग रहा है देखिए बोनस शेयर्स कंपनी ने डिक्लेयर किए हैं। सबसे बड़ी बात ऑपरेशनल मैट्रिक्स काफ़ी अच्छे हैं। इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि ये जो घाटा है ये बेसिकली एक्सेप्शनल इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से आया है। तो डेफिनेटली इसमें हमको लग रहा है कि अगर आपको लंबा निवेश के लिए अगर रिस्क रिवॉर्ड बैठना है तो डेफिनेटली इसमें होल्ड करें। जल्दबाजी ना करें क्योंकि डेफिनेटली हमको लग रहा है कि मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है कि 1:1 बोनस के बाद भी वो अ, हाई इक्विटी को सर्विस करेगी। तो इसमें डेफिनेटली निवेश कंटिन्यू रखिए और मैं समझता हूँ कि कम से कम 12 से 15 महीने का टाइम फ्रेम रखिए तभी और भी रिस्क रिवॉर्ड आपके लिए फेवरेबल होगा। टोरेंट फार्मा में अभी बने रहने का समय है, ऐसा अविनाश जी की राय है। मुंबई से मनु शाह सवाल पूछ रहे हैं नाल्को पर। 500 शेयर इनके पास नाल्को के हैं, 31 इनका खरीद भाव है। नाल्को में नतीजों के बाद दबाव देखा गया लेकिन इनको निवेश पर 3 गुने का मुनाफा भी हो रहा है। तो अब इस मुनाफे पर जो ये बैठे हुए हैं इसके बाद स्ट्रैटेजी क्या रहे इनकी? मेरे ख्याल से देखिए इनका एंट्री प्राइस बहुत ही अट्रैक्टिव है। 30 रुपए में लिया है और अभी करीबन 93 का रेट है। नंबर्स तो मेरे ख्याल से काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन हमने ऑलवेज़ देखा है कि नंबर्स के बाद थोड़ी-सी बिकवाली स्टॉक में आती है और यहाँ पे भी मैं यही कहूँगा कि ये एल्यूमिना और एल्यूमीनियम में बहुत बड़े प्लेयर है। इनकी डिविडेंड्स भी काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से थोड़ा-सा मुनाफ़ा वसूल उनको करना चाहिए। करीबन अगर 25-30% ये स्टॉक बेचते हैं, तो मेरे ख्याल से थोड़ी-सी लिक्विडिटी उनको मिलेगी, लेकिन बाकी शेयर्स होल्ड करें। बट डेफिनेटली इतनी कम प्राइस पे एंट्री होने के बाद जो मुनाफा बना है, वो थोड़ा-सा बाँध करके थोड़ा-सा लिक्विडेट करें, क्योंकि मेटल सेक्टर में हमको लग रहा है कि आने वाले दिनों में अपसाइड थोड़ी लिमिटेड रहेगी। ओके, तो नाल्को में थोड़ा मुनाफा लिक्विडेट करने की सलाह दे रहे हैं आपको अविनाश जी। वेदांत कोहली मुंबई से सवाल पूछ रहे हैं टाटा स्टील इनका स्टॉक है, 50 शेयर है और इनकी खरीद है 1250 के ऊंचे भाव पर इनकी खरीद है, इसलिए आज तेजी के बावजूद नुकसान में है। और मेटल शेयरों में तो हम जानते हैं निचले स्तरों से अच्छी खरीदारी दिखी है और टाटा स्टील का तो शेयर 5% उछला है और निफ्टी का टॉप गेनर भी बना है। टाटा स्टील पर क्या राय रहेगी? देखिए, टाटा स्टील के भी नंबर्स अच्छे हैं, लेकिन जैसे सभी को पता है कि जब मेटल प्राइसेस करेक्ट होने लगते हैं, तभी मार्केट्स इस चेंज को बहुत नेगेटिवली लेता है। आज काफ़ी समय के बाद मेटल सेक्टर में वापस शॉर्ट कवरिंग रैली आई है, तो मेरे हिसाब से मीडियम टू लॉन्ग टर्म का जो आउटलुक है, वो अभी भी थोड़ा अनसर्टेन है क्योंकि मेटल के प्राइसेस वीक रहेंगे। टाटा स्टील का शेयर अगर शॉर्ट टर्म में थोड़ा-सा बढ़ता है, तो डेफिनिटली सेल ऑन राइज़ की स्ट्रैटेजी यूज़ करें। थोड़ा-सा कॉस्ट प्राइस भी अगर ये रिकवर कर सकते हैं, तो यहाँ पे एंटर करें। क्योंकि डेफिनेटली 23 में जो प्रॉफिट पोटेंशियल है, जो मार्जिन है, वो थोड़ा-सा घटने की पॉसिबिलिटी है। तो सेल ऑन राइज़ का मामला होना चाहिए। टेक्निकली अगर थोड़ा और बाउंस आपको देखने को मिले, तो मेरे ख्याल से बेचने का अच्छा मौका इनके लिए रहेगा। ओके, तो सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी टाटा स्टील में आप अपना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। रविंद्र शर्मा भरतपुर से सवाल पूछे अपोलो हॉस्पिटल्स इनके पास 13 शेयर है, उनकी खरीद है 4400 रुपए की। अपोलो हॉस्पिटल्स खासतौर पर नतीजों के बाद भारी उतार चढ़ाव देखा गया और 11 रुपए 75 पैसे प्रति शेयर डिविडेंड का ऐलान भी किया है कंपनी ने। शुरुआती कारोबार में 11 महीने का निचला स्तर भी छुआ शेयर ने और कारोबार के अंत में 11 महीने के निचले स्तर से संभला भी है, लेकिन अभी खरीद भाव से शेयर करीब 1000 रुपए नीचे है। अपोलो हॉस्पिटल्स क्या राय रहेगी? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए ये इनको इनकी जो बाइंग प्राइस है वो काफ़ी ऊपरी लेवल के है। मैं इनको यही सुझाव दूँगा कि अगर आपका लंबी अवधि का प्लान है तो हॉस्पिटल स्पेस में ये सबसे बड़ा प्लेयर है। हालाँकि चौथी तिमाही के नंबर्स काफ़ी डिसअपॉइंटिंग थे, नंबर्स काफ़ी खराब आए थे।
तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें अभी तक इमीडिएटली कोई शॉर्ट टर्म अपसाइड नहीं है, लेकिन आने वाला अगर साल, डेढ़ साल अगर आप होल्ड करना चाहे, तो डेफिनिटली आपकी कॉस्ट प्राइस रिकवर होगी। लेकिन लंबा निवेश समझ के इसमें होल्ड करिए और इसमें शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि स्टॉक थोड़ा-सा अंडर परफॉर्म करे। ओके, अपोलो हॉस्पिटल्स में बने रहने की सलाह अविनाश गोरक्षकर की। और कल के लिए क्या होंगे अहम ट्रिगर्स बताने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अरमान नाहर है। अरमान, बाजार के लिए मेन इवेंट्स कौन से होने वाले हैं कल? कल से जून सीरीज की स्टार्टिंग होगी। उसी के साथ साथ कुछ स्टॉक्स पर एडिशनल एक्सपोजर मार्जिन चाहिएगा, जिसमें सन टीवी, अडानी पोर्ट्स और ग्रेन्यूल्स इंडिया है। निफ्टी में जेएसडब्ल्यू स्टील के नतीजे आते हुए दिखेंगे। उसके साथ साथ बोर्ड जो है वो फंड रेजिंग के प्लान्स और नतीजों पर भी आपको दिखेगा बोर्ड बैठक पर। F&O किन कंपनियों का रिजल्ट आने वाले हैं, जिसमें एस्टर लिमिटेड, क्रॉम्पटन ग्रीव्स, गेल, ग्लेनमार्क, जिंदाल स्टील, इन्फो एज, यूनाइटेड स्पिरिट्स और सन टीवी ऐसे स्टॉक्स है जिनके नतीजे आते हुए दिखेंगे। साथ ही पारादीप फॉस्फेट जो आईपीओ है उसकी लिस्टिंग होगी। ई मुद्रा के जो आईपीओ है उसका शेयर अलॉटमेंट की डेट है। सिग्निटी टेक्नोलॉजी जिसमें कल से बायबैक शुरू होगा और बायबैक का जो भाव है वो 500 का है। CL एजुकेट उसमें भी कल से बायबैक शुरू होगा जिसका बायबैक का भाव है 170 का। कुछ एक्स डेट्स हैं जिसमें मनापुरम फाइनेंस है जिसमें इंटरिम डिविडेंड था 0.75 का और सोलार इंडस्ट्रीज है जिसमें डिविडेंड था 7.5 का। और अंत में रिकॉर्ड डेट है मोतीलाल ओसवाल की जिसमें बायबैक का भाव था 1100 का। और कल के बाजार पर क्या रखनी है आपको विशेष स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत, समझते हैं अनिल जी से। धीमे धीमे अमेरिकी बाजारों में उतार चढ़ाव की रेंज दिन के लिए जो है वो कम होती दिख रही है और ये भारतीय बाजारों को पसंद आ रहा है। हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त 3:30 बजे डाउ फ्यूचर्स 75 पॉइंट ऊपर थे। देखते हैं अमेरिका में किस तरह का सेशन होता है, लेकिन एक चीज़ साफ है, अमेरिका में डाउ में 31,200 के आसपास जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पिछले 2 हफ्तों से बना है, अब उस पर 1000 पॉइंट ऊपर है, तो बहुत बड़ी गिरावट की रिस्क और रेंज को नीचे तोड़ने का खतरा कम होता जा रहा है। ये एक अच्छा संकेत है। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ भी FIs की बिकवाली का दबाव कम हुआ है, एक्सपायरी निकल गई, थोड़ा बहुत अगर प्रेशर था या कमज़ोर ट्रेडर्स थे वो खत्म हो चुके हैं और वापस 16,200 के नज़दीक हम हुए हैं बंद। तो अब कल का जहाँ तक सवाल है वही 15,900 16,000 मजबूत सपोर्ट का काम करेगा और 16,300 से 16,400 की रेंज में जाने की कोशिश निफ्टी की तरफ होगी। बैंक निफ्टी ने तो बढ़िया ब्रेकआउट दिया। अब बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट रेंज ऊपर की तरफ शिफ्ट होगी और वो है 34,600 से 34,800 मजबूत सपोर्ट और 35,500 की तरफ जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की तरफ से होती हुई नजर आ रही तुरंत कल या सोमवार तक। तो ओवरऑल बाय ऑन डिप्स का मार्केट है जिसकी बात हम लगातार एक हफ्ते से कर रहे हैं और इस बाय ऑन डिप्स के मार्केट में अब यहाँ से बाजार स्पेशली बैंकिंग शेयरों पर थोड़ी और तेजी और मजबूती दिखाने के लिए तैयार हो सकता है। बस सिर्फ ग्लोबल मार्केट्स का सपोर्ट चाहिए, मिले तो ठीक, बस जोर से ना गिरे, हमारे बाजारों के लिए इतना ही काफ़ी है। और आइए अब देख लेते हैं कल का ऑप्शन। चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगड़िया हमारे साथ है। सुमित जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका शो में। कल ऑप्शन के जरिए कहाँ मौके बनेंगे? नमस्कार स्वाति, गुड इवनिंग। देखिए, कल के ऑप्शन में मेरे को लग रहा है कि तेजी की तरफ का माहौल बनेगा, तो तेजी की तरफ का कॉल लेके चलने का सलाह रहेगा। 2 स्टॉक है मेरे पास। पहला स्टॉक मेटल सेक्टर का हिंडाल्को। आज मेटल सेक्टर में रिबाउंड देखने को मिला है, ये कल कंटिन्यू रहना चाहिए। तो हिंडाल्को का 410 का कॉल 23 रुपए के आसपास लेने का सलाह रहेगा। 18 रुपए का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में टारगेट बनेगा 30 रुपए से लेकर 35 रुपए तक का। दूसरा स्टॉक बैंकिंग स्टॉक। बैंकिंग स्टॉक में मेरे को लग रहा है कि एक अच्छा बाउंस बैक ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा कल के दिन में। तो फेडरल बैंक को खरीदारी करना है। 85 का कॉल, 85 का कॉल 3.5 रुपए के आसपास। स्टॉप लॉस लगाना है नीचे में 2.5 रुपए का और ऊपर में 5 से 6 रुपए तक के टारगेट फेडरल बैंक के 85 के कॉल के अंदर देखने को मिल सकते हैं। ये 2 ऑप्शन रहेंगे मेरी तरफ से, दोनों तेजी की तरफ के। बहुत धन्यवाद करेंगे सुमित जी कल के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताने के लिए। और अविनाश जी, शो के अंत में लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी की पिक कौन सी आपकी तरफ से? स्वाति, जो आज स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है उस कंपनी का नाम है BCL इंडस्ट्रीज। ये कंपनी बेसिकली एडिबल ऑयल और एथेनॉल बनाने वाली कंपनी है। इनफैक्ट पिछले साल करीबन 1500 करोड़ के टर्नओवर पे करीबन 40 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने कमाया था। इस साल कंपनी करीबन 1900 करोड़ की रेवेन्यू कमाएगी और करीबन 77-78 करोड़ की प्रॉफिट करेगी। इस कंपनी में 2 बड़े ट्रिगर्स है। एक तो एडिबल ऑयल्स करीबन 55-60% रेवेन्यू कॉन्स्टिट्यूट करता है। एडिबल ऑयल की कीमतें पिछले 2-3 महीने से काफी सिग्निफिकेंटली बढ़ी है, तो इसका फायदा कंपनी को जरूर मिलेगा। और इन्होंने एथेनॉल की बड़ी कैपेसिटी लगाई है। वेस्ट बंगाल में इनकी 200 लीटर पर डे की कैपेसिटी की जो डिस्टिलरी है वो जनवरी में ऑलरेडी कमीशन हो चुकी है, तो इसका भी फायदा कंपनी को मिलेगा। हमें लग रहा है कि अगले साल दैट इज 23 में करीबन 100 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी कमाएगी और उसके हिसाब से करीबन 40 रुपए की अर्निंग आएगी।
तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही सस्ता स्टॉक है। कल कंपनी के नतीजे भी है और कंपनी की कॉन्फ्रेंस कॉल होगी तो कमेंट्री भी सुनने में आएगी, तो अनुमान है कि अच्छा परफॉर्मेंस भी आएगा, कमेंट्री भी अच्छी आएगी। तो यहाँ पे साल भर का अगर कोई नजरिया रखता है तो हमको लग रहा है कि 440 450 का टारगेट प्राइस आपको मिलेगा और डेफिनेटली इसमें अच्छी खासी रिस्क रिवॉर्ड बनाने की क्षमता है। बीसीएल इंडस्ट्रीज में लॉन्ग टर्म की खरीदारी करने की सलाह दे रहे अविनाश गोरक्षकर, बहुत धन्यवाद करेंगे सर आपका हमारे साथ शो में शामिल होने के लिए। बाजार आज और कल में बस इतना ही।